चलिए देखिए, कल हमने यहाँ तक देखा था 1833 के एक्ट तक देखा था हमने, 1833 का एक्ट, ठीक है। क्या कुछ पढ़ा था, चलिए एक बार हल्का सा पिछले वाले रिवाइज करते हैं। कल क्या पढ़ा था हमने? हाँ बोलिए। 1773 से लेकर 1833 तक का हमने देखा था, यही देखा था ना। तो इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने ये देखा था कि जो ब्रिटिश कंपनी थी ये इंडिया में क्या करने आई थी, एक मर्चेंट कंपनी थी, व्यापार करने आई थी, बिल्कुल। और यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर ये देखा कि यहाँ की कंडीशन काफ़ी अलग तरह की है। यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाने के बाद इसने क्या किया, यानी फूट डालो राज करो अपनाया। और इसके बाद आपस में जितने भी राजा थे लड़ाया, सबको लड़ाने के बाद इसने क्या किया, इसने यहाँ पर देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि मुगल एम्पायर था, ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। और जब कमज़ोर हो गया तो छोटे छोटे आप देखेंगे ना, छोटे छोटे स्टेट थे काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप देखेंगे हैदराबाद है, इसके अलावा अवध था, तो ये छोटे छोटे स्टेट थे, इनको आपस में लड़वाना शुरू कर दिया था। और लड़वा कर आपस में क्या किया, अच्छी खासी पावर गेन कर ली उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा सत्ता प्राप्त कर ली, काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई इनके पास। पावर आ गई तो धीरे धीरे करके इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी 1764 की, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध लड़ा था। और बक्सर कहाँ पर है, मैंने कल टास्क दिया था, कहाँ पर है, दिख रहा है? देखो अभी देखो, नहीं देखिए, जल्दी देखिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। इस अब देखिए ना, गूगल से सर्च कीजिए, पाँच आपको 1 मिनट दी जाती है। देखिए अगर आप क्या रहता है, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर बहुत ज़्यादा है। जब तक आप सिविल सर्विस में रहेंगे आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकी, खासकर एग्ज़ाम देते हुए। मैं उम्मीद कर रहा था आपको पता होगा, देख कर आए होंगे। हाँ बिल्कुल, एक डिस्ट्रिक्ट है बक्सर है बिहार का, हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा प्लासी कहाँ पर है, देखिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा पलास के पेड़ पाए जाते थे, इसलिए उस जगह का नाम प्लासी रखा गया है। हाँ बिल्कुल, पहला युद्ध हुआ था, हमने कल बात किया था ना, जो 2 युद्ध हुए थे, पहला हुआ था वेस्ट बंगाल में, दूसरा है यहाँ पर आकर ऊपर बिहार में हुआ था। तो ऐसे 2 युद्ध हुए थे, 2 लड़ाई हुई थी, 2 बैटल हुई थी। पहली बैटल थी बैटल ऑफ प्लासी, उसको अच्छा ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं माना जाता है प्लासी का। अगला जो बैटल हुआ था बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और बैटल ऑफ बक्सर से इसने क्या हुआ, इतना सारा एरिया आ गया था कंपनी के पास, अच्छा खासा एरिया, जो कि एक मर्चेंट कंपनी थी वो क्या बन के बैठ गई, वो बन के बैठ गई यहाँ पर एक पॉलिटिकल पावर है, यानी कि इसने पूरा कंट्रोल कर लिया इस एरिया को। और इसमें कौन कौन से एरिया थे, कल हमने बताया था, 3 जगह थी, बताइए। पश्चिम बंगाल तो था ही नहीं, इसमें बंगाल था, बंगाल था ना, इसी से 2 बने थे, इससे बना एक वेस्ट बंगाल और एक बांग्लादेश, इसी से 2 बने थे, ठीक है। ये आपको हिस्ट्री वाले सर बताएंगे। तो ये जो बंगाल था ना, तो एक तो था इसमें बंगाल, इसके अलावा और कौन कौन से थे बताना, आपकी किताब में लिखवा रखा है, देखिए, उड़ीसा और बिहार, 3 जगह थी, यानी कि जो इसके पास पावर आ गई थी, तो इसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये थे, ये 3 स्टेट थे, यानी कि अच्छी खासी। ब्रिटेन देखते हैं छोटा सा है एरिया, इन्होंने जो कैप्चर किया इससे ज़्यादा बड़ा कर लिया, तो वहाँ पर उनको टेंशन हुई। टेंशन होने के बाद उन्होंने क्या किया, एक्ट लेकर आए। तो वो जो पहला एक्ट आया था उसका क्या नाम था,
बिल्कुल, रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम कितना था? 17, यही था, ये 4 था। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इसके बाद फिर कुछ समय बाद एक और एक्ट लाए। इससे क्या किया उन्होंने? जो कंपनी की जो एक्टिविटी है ना, जो नॉर्मल एक्टिविटी है, उनको कंट्रोल किया। इससे कंपनी कैसे काम कर रही है उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की, रेगुलेट किया इनसे। इसके बाद एक और एक्ट लेकर आए, उसका नाम क्या था? हाँ, पिट्स एक व्यक्ति थे, उनके नाम पर अंग्रेजों का नाम होता है ना, डेविड, पेविड, पिट्स, ऐसे जेम्स। तो पिट्स नाम था, उसके नाम पर लिखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आया था? बिल्कुल। इसमें क्या किया गया था एक्ट में? किताबें आपके सामने है, देखकर बता सकते हो। देखिए, पहले वाले में तो क्या किया था ना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बनाया था, एक मेन काम किया था, सुप्रीम कोर्ट बनाया था पहले वाले में। सेकंड वाले में जो कमर्शियल और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी ना, उनको अलग कर दिया, दोनों को अलग सेपरेट कर दिया। यही मेन काम हुआ था। अगला फिर इसके बाद एक और एक्ट आता है, नाम इसके बाद आया है 13(3). बिल्कुल। इससे क्या किया था? आप किताबें है, इससे क्या किया ना, देखो कंपनी, मैंने बताया था, देखिए इससे क्या हुआ ना, इससे जो कंपनी है ना, कंपनी को क्या है, जैसे मैंने बताया था ना, पड़ोसी का इशू होता है, तो सेम यहाँ पर हो रहा था। बाकी भी बोल रहे थे जो मुनाफा है हमें भी हिस्सेदारी चाहिए मुनाफे में। तो इससे क्या किया, जो मुनाफे की हिस्सेदारी है, चीन, चाइना और टी, चीन और चाय, हाँ चाइना से जो ट्रेड था वो, और जो टी, बस 2 चीज़ें इनके पास छोड़ी, बाकी सारी चीज़ें हटा दी। यानी इसकी जो मोनोपोली है, कंपनी की मोनोपोली हटा दी, मोनोपोली है ये ख़त्म कर दी। और बाकी जो ब्रिटेन वाले थे वो भी इंडिया से व्यापार करने लगे, ये हुआ। यानी इससे क्या किया, यहाँ तक तो कंपनी का सिनेरियो देख रहे हैं। यहाँ आते आते कंपनी को बोला कि ठीक है, सिर्फ कंपनी नहीं है, बाकी भी व्यापार करेंगे। फिर भी कंपनी 2 चीज़ें बचा लेगी अपने साथ। एक ये बचा लेगी, चाइना के साथ व्यापार अभी तक हम करेंगे, और चाय का व्यापार हम करेंगे, क्योंकि चाय के बागान होते थे। अब इसके बाद एक और एक्ट आता है, समय बीतता है, एक और एक्ट आता है। क्या बोला गया था उस एक्ट में? कब आया था? 1833। बिल्कुल, यहाँ टाइम भी दिया था 20 ईयर प्लस 20, फिर 20 दिया था यहाँ भी। तो ये 1833 का एक्ट आया था। ये इसमें क्या बोलते हैं? बिल्कुल, जो बाकी व्यक्ति हैं, भाई कंपनी लगाने के लिए आपको ज़मीनें चाहिए ना, कि लैंड एक्विजिशन बाकी लोग भी इंडिया में कर सकते हैं। ये किया गया। सेकंड इसमें किया गया कि जो पावर है, पावर का सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है। यहाँ और यहाँ की पावरें कम करके इसको ज़्यादा पावर दे दी गई। हो गया ना ये, यानी कि यहाँ पर पावर और कम करके उसको ज़्यादा दी गई, ये किया गया, ऐसा हुआ। और ये बोला गया कि 20 साल तक यही रहेगी। और इसके अलावा ये चीन और चाय के साथ व्यापार था, ये भी ख़त्म कर दिया। यानी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सारा चाइना और जो टी है, सारा का सारा इसका ट्रेड बंद कर दिया। अब सब इंडिया से के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा एक काम और किया गया था, बताइए क्या? मिशनरी वगैरह भी आ गए थे यहाँ पर पहले वाले में। तो ये 2 मेन चीज़ें थी, बाकी कुछ चीज़ें हमारे बच्चे थी वो आप पढ़ते हैं। इतना क्लियर है ना? ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर हमने पढ़ा था, यानी ये था ना, देखिए जो लीज है, लीज बढ़ा दिया गया है। कितने साल के लिए? 20 ईयर, 20 साल के लिए भी लीज बढ़ा दिया। यानी जो अगला एक्ट आएगा इसमें 20 प्लस करके आएगा।
इसके अलावा क्या है, मोनोपोली है कंपनी की, ये लिफ्टेड कर दी, यानी ये खत्म कर दी है, मोनोपोली खत्म कर दी। चीन चाय के साथ व्यापार का कंपनी का मोनोपोली खत्म कर दिया, एकाधिकार खत्म कर दिया, यानी लिफ्टेड कर दिया, ये हटा दिया गया। लिफ्ट करना होता है हटा देना। इसके अलावा क्या है, जो यूरोपियन थे, यूरोपियन क्या थे, वो प्रॉपर्टी का एक्विजिशन नहीं कर सकते थे, ये भी हटा दिया गया, यानी अब जमीनें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये कर दिया गया। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल है, जो बंगाल है, इसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नाम बदल दिया गया। पहले सिर्फ बंगाल का था, एक यहाँ का माना जाता था, अब इनकी दोनों की पावर भी इसको दे दी गई, तो पूरे एरिया का मान लिया गया, तो पूरे एरिया का मान लिया गया। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री का मान ले, भारत का मुख्यमंत्री जैसे ही मानेंगे तो उसका क्या नाम बदल जाएगा, पावर बदल जाएंगी, नाम बदल जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये किया गया था। इतना आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लिया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा क्या किया गया है, जो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, ये स्टेट आयोग में पूछा जाता है, ये बीपीएससी ने फैक्ट पूछा भी है। ये क्या है, इंडिया के पहले गवर्नर जनरल 4-5 बार पूछ चुकी है, विलियम बेंटिंग, पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, नाम था उनका, लिख लेना ये, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इंडिया में काफ़ी फेमस रहे हैं, ये बताता हूँ। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये पहले व्यक्ति थे। यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाता, पर स्टेट में पूछा जाता है, बीपीएससी वाले ने काफ़ी पूछा है। ये क्या है, एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया, एक एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया, जिसका काम क्या था, वो उसका काम था लॉ एक्सपर्ट था। वो सलाह देता था कि इंडिया में देखिए क्या होता है ना, पुराने समय में जो कानून थे कैसे था, पुराने समय में अगर आपने कोई अपराध कर दिया क्या सज़ा मिलेगी आपको, मान लो आपने किसी की आंख फोड़ दी तो क्या मिलता आपकी सज़ा भाई, मान लो किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने दूसरे की आंख फोड़ दी तो उसको क्या सज़ा मिलती है, राजा के पास ले जाया जाता, राजा पूछता कि कानून तो पहले ऐसे ही थे, आप पुराने ज़माने में देखेंगे ना ऐसे ही कानून होते थे, राजा के पास ले जाया जाता, राजा पूछते ठीक है देखिए इसने बुरा काम किया है, इसने इसकी आंख में तीर मार दिया तो ये गलत है, नहीं मारना चाहिए था लड़ाई झगड़े में, अगर इसने तीर मार दिया है फिर उसकी माता बहन को अगर व्यक्ति है या जिसको भी उसके रिश्तेदार को बुलाया जाता, आप बताइए क्या चाहते, या जिसकी आंख में तीर लगा उससे पूछते क्या, अगला बोलता मुझे ये चाहिए कि इसकी भी आंख में तीर मार दो यानी आंख के बदले आंख, ऐसे कानून होते थे। इसने अगर कुछ बुरा किया चलिए फांसी पे लटका दो इसको, इसने कुछ भी ऐसा किया है तो यानी ज़्यादातर कानून ऐसे ही होते थे पुराने समय में। तो वो जो कानून होते थे वो अलग तरह के होते थे, ये नहीं थे कि आंख अगर में तीर मार दिया तो उसकी आंख को ठीक करवाया जाए, उसको कुछ दिया जाए, नहीं। बताइए दूसरे को क्या मिला जिसकी आंख में तीर मारा है, उसने ये बोला कि इसकी आंख फोड़ दो, कुछ मिला नहीं मिला, पर कानून पुराने ऐसे थे। तो अंग्रेजों ने उन कानूनों को इंडिया में ना 2 तरह के कानून थे, आपने अभी नाम सुना होगा, एक तो हिंदू कानून थे, हिंदू, और एक थे मुस्लिम कानून थे। तो ये 2 तरह के थे। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट का नाम सुना है, सुनेंगे, अभी नहीं सुना है तो आने वाले समय में आप सुनेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना सुनेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट अपने आप वो पता लग जाएगा, जब खबरों में देखेंगे ना, हिंदू मैरिज एक्ट ये बोलता है कि जो हिंदू हैं, हिंदुओं में शामिल करता है जैन, पारसी, बौद्ध, 3 समुदाय को, जैन,
पारस पारसियों को नहीं शामिल करता, जैन और बौद्ध को शामिल करता है। ये हिंदू में बस दो को ही शामिल करता है। तो अगर जैन है, जैन पता है ना कौन होते हैं, कौन होते हैं? सुने हैं, देखा नहीं है आपने? देखिए दो आपको सफ़ेद कपड़े पहने हुए ऐसे वो प्रवचन देते हुए दिखाई देंगे, जिनको सफ़ेद कपड़े धारण करते हैं कई सारे। हाँ बिल्कुल, देखिए दो, हाँ बिल्कुल शांति का, पर दोनों में अलग है। वो मेरा काम नहीं है, मैं आप हल्का से बताता हूँ, वो हिस्ट्री वाले सर का काम है आपको डिटेल में बताना। इतना बता देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट आसपास का सारा क्लियर हो जाए। देखिए ये क्या है, जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म में क्या होता है, दो हैं, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर, ऐसे करके मतलब उनको बोला ही जाता है, नाम यही है उनके, नाम यही हैं। तो एक तो है जो सफ़ेद, जो वाइट ड्रेस पहनते हैं, आपने देखा होगा कभी मुंह पर पट्टी बांधते हैं और वाइट ड्रेस पहनते हैं, इनको क्या रहता है, वो एक हैं, यानी कि उनका एक ग्रुप है। दूसरे क्या होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, उनको बोला जाता है, वो ये मानते हैं जो उनकी जो हवा है, पानी है, यही उनके कपड़े हैं, वो ये मानते हैं। भाई उनकी सोच है कैसी है। ये दो तरह के लोग होते हैं जैन में, ठीक है। वो प्रवचन देते हैं, वो बोलते हैं कि मुंह पर पट्टी हम इसलिए लगा रहे हैं, देखा है ना मुंह पर बैंडेड वगैरह लगाते हैं, तो वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि मुंह के अंदर कोई भी छोटे छोटे जीव वगैरह भी नहीं जाए। अगर वो मुंह में चले गए तो उससे क्या होगा, मर जाएंगे, मर जाएंगे तो पाप होगा। वो उनका कंसेप्ट है। तो जब हाँ बिल्कुल, जैसे रास्ते में जाते हैं तो वो ना ऐसे सफाई करते जाते हैं कि कोई जीव जंतु पैर के नीचे न आए, वो उनका मानना है। तो ये हैं, ये आपके जैन धर्म वाले हैं, आपको मिलेंगे, खूब मिलते हैं जैन धर्म वाले। दूसरे क्या रहते हैं, दूसरे होते हैं आपके ये रहते हैं बौद्ध हैं। बौद्ध बिहार में अच्छा खासा है, बोध गया आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा यूपी में भी है, यूपी में कुशीनगर वगैरह आप देखेंगे ना, वहाँ पर है बिल्कुल। इसके अलावा नेपाल में भी है, लुम्बिनी वगैरह आप देखेंगे ना, वो वहाँ पर था नेपाल में। यानी एक बेल्ट है, तो वहाँ पर ना महात्मा बुद्ध ने जितने भी प्रवचन दिए, महात्मा बुद्ध ये बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि हाँ उनका है यही स्लोगन है, उसको किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देखें तो वो ये बोल रहे हैं कि पूरे संसार में, जैसे आपने देखा है ना वो हाथ पर ऐसे दिखाते हैं, और वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं एक्सट्रीम चीज़ें मत करो भाई, आप खाएंगे तो जीव जंतु मरेंगे मरेंगे, आप ज़्यादा इस तरह नहीं करो। वो बीच का मार्ग बताते हैं। अशोका करके एक रहे हैं, नाम सुना है अशोका? तो जो है अशोक हैं, सम्राट अशोक रहे हैं अशोका। तो जो अशोक है ना, उन्होंने क्या किया था, वो इनके फॉलोवर थे बौद्ध के। बिहार में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बोध गया के आसपास अब भी मिलेंगे। इसके अलावा इंडिया में तो कम है बौद्ध धर्म। ये बात अलग है कि ओरिजिन इंडिया में हुआ, पर ये फैला कहाँ पर है, ये ज़्यादातर जैसे एक समय तो ऐसा था चाइना में भी बौद्ध धर्म था, ये था बौद्ध रिलीजन है, ये यहाँ पर फैला हुआ है। चाइना है, ये बाकी देश है ना जो इंडिया के आगे के देश हैं, इनमें फैला है। तो इनका मानना है मिडल पाथ मानते हैं, यानी मध्य मार्ग। हाँ बिल्कुल, रियल वाले वही हैं, वही उन्होंने खूब सारे अपने, हाँ बिल्कुल वही उनको ज्ञान मिला था, वहीं पर उनको पहली बार इनलाइटमेंट हुआ था कि हाँ इनलाइटमेंट हुआ कि भगवान कुछ है। वहीं से उन्होंने लोगों को अपने जो भी अपने है सीख उन लोगों तक फैलाई। ये है, यानी ये जो दो धर्म है ना, इनको हिंदू में मान लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है, और इनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट ये बोलता है एक व्यक्ति एक महिला से शादी करेगा, मोनो यानी कि बहु विवाह नहीं है, पॉलीगैमी नहीं है, यानी एक ही व्यक्ति एक से ही शादी होगी, ये है। जबकि मुस्लिम धर्म में ये है कि आप 4 शादी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी मुस्लिम धर्म का व्यक्तिगत कानून। तो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, पहले हिंदुओं में भी क्या था, काफ़ी शादियाँ होती थी। जैसे आपने देखा है ना, दशरथ थे, राजा दशरथ का नाम सुना है? कौन थे? हाँ बिल्कुल।
कितनी शादियां कर रखी थी उन्होंने? 3 या 4? अरे कल हमको दिख रहा है ना। जो भगवान ब्रह्मा है उनकी कितनी पत्नियां थी? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश 3 करके भगवान है ना, 3 गॉड है, त्रिमूर्ति बोला जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कितनी बीवियां हैं जो भगवान ब्रह्मा है? श्योर है? श्योर है? देखिए ना, हाँ 1 से ज़्यादा है। सती कौन थी? तो आप समझ गए। तो क्या रहता था इंडिया में पहले, जब ये पर्सनल लॉ जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना 1956 में आया था, देश आज़ाद होने के बाद आया था। अंबेडकर जी का काफ़ी बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन था, काफ़ी बड़ा योगदान था। तो जो ये हिंदू मैरिज एक्ट आया, इससे पहले इंडिया हिंदू भी कई सारी शादियाँ करते थे, इससे बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर ये हुआ, ये मैरिज के बारे में किया गया है यहाँ बाद वाली चीज़ों में। इससे पहले जो कानून थे ना, जो कानून भी काफ़ी ज़्यादा एकदम अलग तरह के थे, हिंदुओं के कानून अलग है, सारी चीज़ें अलग है। तो यहाँ पर क्या किया गया, एक लॉ एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया, क्योंकि अंग्रेजों को तो क्या करना था, ये बात हम कर रहे हैं 1833 की, देश आज़ाद नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं है, अंग्रेजों ने उस इंडिया के एरिया को ऑक्यूपाइड किया है, कैप्चर किया है, ये वाला एरिया है। तो यहाँ पर 1833 की हम बात कर रहे हैं। उस समय क्या हुआ था, उस समय उन्होंने एक लॉ मेंबर अपॉइंट किया ताकि वो पता लगाए इंडिया के कानून कैसे हैं, इंडिया के कानून के हिसाब से कुछ सजा का प्रावधान करे, कुछ सजा दे, कुछ पनिशमेंट दे, उन चीज़ों को कोडिफाई करे। इसलिए ऐसे करके इन्होंने, यानी 2 बने, एक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, एक लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया। इससे पहले नहीं किया गया था, पहली बार कानूनों के बारे में बात की गई, क्योंकि कानून ऊट पटांग सजा देंगे तो लोग भड़क जाएंगे ना, इसलिए। क्लियर है ये? यानी यहाँ 2 मेन चीज़ देखी हमने, एक तो विलियम बेंटिंग, दूसरा हमने लॉ, बिल्कुल कानूनी सदस्य लॉ एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया। अगला क्या किया गया, इसमें एक और प्रोविजन किया गया, अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन इन सिविल सर्विस, यानी खुली प्रतियोगिता प्रणाली। इसने क्या किया इंडिया में, देखिए इससे पहले तो ये था कंपनी क्या करेगी, मैंने बताया था कि रिलायंस यहाँ से अगर अमेरिका चली जाती है, वो आप लोगों को ही भर्ती करेगी, ज़्यादा चांस है इंडिया वालों को भर्ती करे। सेम यहाँ पर क्या हो रहा था, कंपनी अपने लोगों को भर्ती कर रही थी, अपने लोगों की रिक्रूटमेंट कर रही थी, अपने लोगों को ही अपॉइंट कर रही थी। यहाँ पर क्या किया गया, पहली बार 1833 में आकर ये किया गया कि ओपन कंपटीशन सिलेक्शन इन सिविल सर्विस किया गया, यानी कि ये बोला गया कि जो कंपनी की जो सर्विस है, इसमें कोई भी इसमें सर्विस कर सकता है, उसके लिए कोई कास्ट वगैरह कुछ भी इसमें बाउंडेशन नहीं होगा। ये है ना प्लेस, ऑफिस, ये है, कोई भी बार्ड नहीं होगा, कोई भी कहीं से आके। वो बात अलग है कि नहीं किया गया, कागजों में था पर यहाँ किया नहीं गया, ये बात अलग है। पर ये किया गया, कंपनी ने किया, कोशिश किया, कानून में लाया गया। फिर इसने क्या किया, इसने अगला काम किया है, ये किया था अर्ज टू इम्प्रूव स्लेवरी कंडीशन इन इवेंचुअली एबोलिश इट। इसने ये कोशिश की कि जो स्लेवरी कंडीशन है ना, जो गुलामी है, गुलामी को ख़त्म करने के लिए इसने अर्ज किया, अनुरोध किया। अर्ज करना होता है कि अर्ज किया जाए किसी से, हाँ ठीक है इसको ख़त्म कर दो, करना नहीं करना उसके ऊपर है, इसने अर्ज किया। ये 2 चीज़ें मैंने की थी। और गुलामी क्या होती है, स्लेवरी क्या होती है, बताएंगे? सुना है गुलाम, स्लेव, क्या होता है स्लेव? ठीक है, ठीक है। अगर आपकी मर्जी नहीं है ड्यूटी पर जाने की, आप एसडीएम बन जाते हो, आपकी मर्जी नहीं है ड्यूटी पर जाने की, फ़ोन आता है आपके सीनियर ऑफिसर का,
आप बोलते हैं नींद आ रही है, चुपचाप आ जाइए, यहाँ पर दंगा हो गया है, यहाँ पर राइट हो गया है, क्या करेंगे आप? आपकी मर्जी तो नहीं है, तो आपको स्लेव बना दिया उन्होंने। आपने यही तो डेफिनेशन दिया ना, बगैर मर्जी के काम करवाना। आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी है, आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, बोलते पेपर है 10 बजे की परीक्षा है, सुबह आप 4 बजे उठ के रिवीजन कीजिए, बोलते नहीं, अच्छा नहीं उठाओ, आप उठते हैं, हाँ ठीक है रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये आपको क्या स्लेव बनाया गया है? बगैर मर्जी को तो काम कराया जा रहा है। क्या होता है स्लेवरी? गुलामी। राजा के अकॉर्डिंग चलना, नहीं चले तो ठीक है। देखिए इसका स्लेव का होता है, पुराने ज़माने में क्या होता था, अभी नहीं है स्लेव, अभी गुलामी नहीं है, कानून में इसको बैन कर दिया गया। ये देखिए आगे ये है ना, अंग्रेजों ने बैन कर दिया था 1843 में, एक कानून लेकर आए थे, तभी से इसको ख़त्म कर दिया। हाँ हाँ, पर उन्होंने ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा ना पुराने वाले एक्ट में कि यहाँ पर वो भी आ गए हैं, ईसा मसीह की शरण में जाइए, आ गए थे ना मिशनरीज, याद है 1813 में आ गए थे। तो वो क्या है ना, इंडिया में ये बोल रहे थे इंडिया में स्लेव बनाते हैं, इन चीज़ों को करते हैं, ये गलत है। वहाँ भी हो रहा था, पर ये गलत माना और इन चीज़ों को यहाँ 1843 में कर दिया गया। यहाँ पर एक थे 1843 में एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड एलनब्रो, वो आपको हिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ाया दिया जाता है। यहाँ पर हम कानूनों की बातें कर रहे हैं तो कानून पढ़ेंगे। लॉर्ड एलनब्रो के समय इसको ख़त्म कर दिया गया था, और इसने क्या किया था ना, देखो ब्रिटिश ने ख़त्म किया था गुलामी को, भले ही वो करने आए थे। इसमें क्या होता था, इसमें किसी व्यक्ति को एक एसेट माना जाता था, एसेट के रूप में यूज किया जाता है। एसेट होता है संपत्ति, व्यक्ति को पकड़ा, व्यक्ति को व्यक्ति माना ही नहीं जाता है, उसको एसेट माना जाता है, संपत्ति के रूप में उसको पकड़ के बेच दिया। अगर आप देखेंगे ये सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर था, आप यहाँ अफ्रीका में देखेंगे ना, तो ये अफ्रीका का जैसे ये मैप है ना, ये है सॉरी ऐसा मैप है ना, तो यहाँ पर जो ये देश थे ना, यहाँ तो बहुत लंबे समय तक चला था। यहाँ से लोगों को पकड़ ले जाकर यहाँ अमेरिका में बेच दिया जाता था, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ क्या होता था, इंडिया में भी करते थे, इंडिया से लोगों को ले जाते थे, कहीं कहीं बेच देते थे, ये होता था। इसके अलावा जो जमींदार नाम सुना है, जमींदार वगैरह होते थे, वो स्लेव बना के रखते थे खूब लोगों को। उनका क्या करवाया जाता था, उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। जो गुलाम है, किसी को खरीद गया, व्यक्ति को एसेट की तरह खरीदा गया, खरीद कर उसको बेच दिया गया किसी दूसरे व्यक्ति को, उस व्यक्ति को एक पर्टिकुलर अमाउंट में बेचा गया। अगर वो अमाउंट कोई दूसरा व्यक्ति दे देता है, उसको बोलेंगे ठीक आप फ्री है। अगर वो नहीं अमाउंट देता है तो वो उसका हमेशा के लिए उसका गुलाम रहेगा, दास रहेगा। उससे जो मन होता था वो काम करवाते थे। जैसे आपने एक देखेंगे स्लेव डायनेस्टी भी देखेंगे, स्लेव डायनेस्टी देखेंगे, पूरा का पूरा राज किया था उसने। आप जब सल्तनत इरा पढ़ेंगे ना हिस्ट्री में, उसमें पूरे के पूरे स्लेव डायनेस्टी देखेंगे, यानी गुलाम वंश उसका नाम ही है, क्योंकि एक राजा ने एक व्यक्ति को गुलाम के रूप में खरीद कर, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक नाम सुना है, कुतुब मीनार बनाई है दिल्ली में, सुना है नाम। तो वो पूरे स्लेव डायनेस्टी है, उसके पीछे आप देखेंगे बलबन से लेकर आगे वो पूरा का पूरा है। यानी उन्होंने राजा के रूप में भी काम किया है इन्होंने। तो इंडिया में जो ये गुलाम होते थे ना, इन गुलामों को समाप्त कर दिया गया गुलामी। क्योंकि कई बार क्या होता था, जैसे मान लो किसी महिला को खरीद लिया, ऐसे भी कई बार केस होते थे, महिला को खरीदा, एक आदमी को महिला को बेच दिया, भाई घर के काम करेगी। अब उसको देखा अच्छा बच्चे तो हेक्टिक होंगे, इनको खिलाना पिलाना, बच्चों को दूसरे को बेच दिया, उसके हस्बैंड को तीसरे को बेच दिया। ऐसा भी होता था यहाँ पर। तो इससे क्या हुआ, पूरा जीवन उसका कैसा हो गया, खत्म। अच्छी बात थी या बुरी थी, अच्छा था या बुरा था?
बहुत ज़्यादा बुरा था। तो अंग्रेज़ों ने ये ख़त्म कर दिया था इंडिया में 1843 में आते आते, ताकि इंडियन को ये भी लगे जो कि भाई अंग्रेज़ इंडियन को जो है इंडिया में रिफॉर्म करने आए, इंडिया में सुधार करने आए। अगर यहाँ पर कुछ सुधार करेंगे तो अपर क्लास है वो कहीं ना कहीं उनके प्रति झुकाव रखेगी। ये किया था उन्होंने। तो यहाँ पर है, इनको आप देख लो, इन दोनों को लिख लो, ये 2 पॉइंट। हाँ, फर्स्ट और लास्ट इतना ही लिखना, पूरा मत लिखना। हो गया? ठीक है। यानी अब वो कोशिश कर रहे थे इंडिया को ये दिखाने की कि हम इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। अब इसके 20 साल बाद, जैसे 1833 का एक एक्ट आया था, उसी के 20 साल बाद एक और एक्ट आया था, बताया ना, उसमें बोला था। तो ये एक्ट आया 1853 का, ये लास्ट एक्ट था कंपनी का। इसके बाद कंपनी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर क्या करते हैं, आगे पढ़ेंगे वो, ठीक है, कैसे ख़त्म होती है। तो ये क्या है, 1853 का एक्ट आया था। इस समय कौन थे इंडिया के गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आया था ये। नाम सुना है, बहुत ज़्यादा फेमस रहे इंडिया में। क्यों? नहीं, इन्होंने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन लेकर आए थे, यानी अधिग्रहण की नीति। एनेक्सेशन यानी कि जितने भी जो राज्य हैं उनको अपने अंदर मिला लेना, एनेक्स करना यानी कि उनको अपने अंदर शामिल कर लेना, उसको बोला जाता है एनेक्सेशन। हिंदी में उसको अधिग्रहण बोलते हैं। एनेक्स कर लिया सभी राज्यों को, यानी अपने अंदर शामिल कर लिया। इन्होंने क्या किया, जो भी राजा जिसके पास उसका बच्चा नहीं होता, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिनके भाई उनकी संतानें नहीं होती, वो क्या करते हैं, गोद लेते हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए कि राजा को गोद लेने का अधिकार नहीं है। अगर वो अलग है कि जैसे बड़े राजा थे, इन्होंने कैटेगरी में डिवाइड किया कि बड़े राजा थे, उनको नॉर्मली ये उसको परमिशन दे देते थे कि भाई ठीक है, आप अपना गोद ले सकते हैं। किसी बच्चे को गोद लेने का होता है कि किसी दूसरे से बच्चे को अपने पास रखना, कि ठीक है ये हमारा बच्चा है, इसको हम अपना नाम देते हैं। तो यहाँ क्या किया, इन्होंने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, यानी कोई भी राजा क्या करता, अपने बच्चों जिसके बच्चे वगैरह नहीं होते, उनके जो एरिया थे उनको कैप्चर करके बोलते कि भाई आपके पास बच्चे तो है नहीं, आप दूसरे का बच्चा ले नहीं सकते हैं, तो आपका एरिया किसका हो गया, ब्रिटिश का एरिया हो गया। जैसे ये है, ये राजा मर गए तो ब्रिटिश का एरिया होगा।
इसका अच्छा खासा विरोध किया। किन्होंने किया इसका? जैसे झांसी की रानी का नाम सुना है, रानी लक्ष्मीबाई, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके जो हस्बैंड थे तो उनको भी बच्चा नहीं था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम भी किसी दूसरे के बच्चे को अपना मान लेते हैं। बोले नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। तो अब नहीं मानेंगे तो उनका राज्य भी कहाँ चला जाता? ब्रिटिश के पास। ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो इसका अच्छा खासा विरोध हुआ, इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ काम भी किए थे, जैसे रेलवे है, रेलवे को लेकर अच्छा काम किया था, काफ़ी काम भी किए थे, पर वो जितने भी काम किए थे सारे के सारे इस तरह किए थे जिससे ब्रिटिशर का बेनिफिट हो, ये किए थे। तो लॉर्ड डलहौजी अच्छे खासे फेमस हैं। और आप जाएंगे ना उत्तराखंड में, नाम सुना है उत्तराखंड? यहाँ पर एक जगह है डलहौजी, उसको बोला जाता है इंडिया का स्विट्जरलैंड। काफ़ी अच्छी जगह है, कभी लाइफ में जाएं तो। ये है, अगला है गवर्नर जनरल ऑफिस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो सेपरेट कर दिया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन का। जो गवर्नर जनरल था जो इंडिया का, उसके जो दो काम थे, लेजिस्लेटिव, पहले तो सेपरेट नहीं था, अभी तक हमने देखा नहीं है, यहाँ क्या किया? सेपरेट कर दिया। लेजिस्लेटिव क्या काम होते हैं पता है ना? लॉ मेकिंग वाले। एग्जीक्यूटिव यानी उन लॉ को जमीन पर इम्प्लीमेंट करना। दोनों को सेपरेट कर दिया इसने, यानी दोनों को अलग कर दिया, विधायी कार्य कार्य को अलग कर दिया। इसमें एक तो ये था। अगला क्या है? नॉमिनेट ए वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल एंड असेंट हिज रिक्वायर्ड टू ऑल लेजिस्लेटिव एक्शन। इसके अलावा है प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर कार्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी इसने जो 12 सदस्य हैं और जोड़ दिए, 6 सदस्य और जोड़ दिए, अब टोटल 12 सदस्य हो गए। जो 6 मेंबर जोड़े गए, ये किसके जोड़े गए हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि जो इन्होंने क्या किया, पहले काम किया, दोनों को सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट कर दिया तो अब ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट थी, अलग अलग काम कर रहे थे, तो जब ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट थी तो जो इंडिया पर नियम कायदे बनेंगे, जो लॉ बनेंगे, उसके लिए 6 मेंबर को और जोड़ा। टोटल ये 2 पॉइंट आप लिख लो और इसका नाम लिख लो, ये 3 चीज़ें लिख लो। मैं इसको ये कर देता हूँ। एक तो आप ये लिख लो, ये 3 चीज़ें काम की आपकी। इसी में से आपके पेपर में आ जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा।
यही लिखा ना, आपका कल्याण हो जाएगा इतने में। बस 2 ही पॉइंट लिखना, ज़्यादा मत लिखना। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है ना, जो इसमें सबसे मेन चीज़ है इसमें आती है अगली। इसमें क्या किया गया, बाकी चीज़ें तो इतने काम के नहीं है। अभी जो लॉ मेंबर था ना, इसको फुल मेंबर बना दिया गया और उसको राइट टू वोट दिया गया। पिछली बार का हमने देखा था कि उसको मेंबर बनाया गया था। अगर कहीं पर कुछ इशू हो जाता, बोलते कि नहीं हमें तो ये कानून इम्प्लीमेंट करना है, जैसे बोले कि हमें कानून लागू करना है कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति जो सेना में होगा, जो आर्मी में जाएगा, वो क्या करेगा, वो सिर पर टर्बन नहीं पहनेगा। गलत है या सही है वो बात अलग है, क्योंकि सिख पहनते हैं टर्बन और अलाउड है इंडिया की आर्मी में टर्बन पहनना। अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कानून बना रहे हैं, उनको पता है कि इसका अपोजिशन होगा, भाई रिलीजन के अगेंस्ट है तो अपोजिशन होगा। मान लो उसको अगर मेंबर बना, पहले था ये एडवाइज कर सकते थे कि टर्बन नहीं पहनेंगे। अब क्या किया गया, जब वोटिंग होगी, जब डिसीजन लिया जाता है तो वोटिंग से लिया जाता है, तो जब वोटिंग होगी तो इनको दिया गया अब वोट का राइट, ताकि ये भी अपना एक वोट डाल कर ये बता सके कि देखिए टर्बन पहनना ठीक है, ठीक है ये है, या टर्बन पहनना गलत है, अगर उसके अगेंस्ट में है तो वो वोट कर सकते हैं। तो अब उसको पावर ज़्यादा आ गई क्योंकि उसको राइट टू वोट दिया गया। द लॉ मेंबर बिकेम फुल मेंबर विद द राइट टू वोट। पहले सिर्फ इसका एडवाइज कर सकते थे, अब क्या है, एडवाइज में वोटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला इसमें किया गया है ओपन कंपटीशन सिस्टम। पिछली बार हमने बोला था कि उन्होंने ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया, पर क्या था, जो कंपनी के जो डायरेक्टर थे, कंपनी के जो मतलब कि जो डायरेक्टर थे, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने उसको अपोज किया, इसलिए उसको नहीं लागू किया गया, यानी उसको छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर क्या है, 20 साल बीतने के बाद 20 ईयर आफ्टर ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया गया इंडिया में, खुली प्रतियोगिता प्रणाली ये। और लॉर्ड मैकॉले हैं, इनको मैन माना जाता है इसमें, लॉर्ड मैकॉले। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया, तो एक तो है आपका जो IAS PCS है ना, ये यहीं से शुरू हुई है, उसके IAS PCS का पहले कुछ और नाम था, ये यहाँ से शुरू किया। यानी 1854 से पहले आप क्या पेपर दे सकते थे, क्या कर सकते थे आप, व्यक्ति तो रहे होंगे ना उस समय भी, आप क्या कर सकते थे, कुछ तो करते होंगे ना, क्या कर सकते थे बताइए। क्या काम, एग्रीकल्चर, अच्छी अच्छी चीजें तो जमींदारों ने रख ली थी। घर का काम, दुखी होना, इस तरह की, या छोटी मोटी जो सिपाही वगैरह इस तरह की करते थे। तो ये यहाँ से शुरू किया ओपन कंपटीशन सिस्टम। इसके बाद ही आप देखेंगे, आप जो इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर है ना, उनमें आप देखेंगे कि उसके बाद इंडिया के लोग भी चयन होने लगे, इंडिया के लोग भी इसमें अपॉइंट होने लगे, इससे पहले नहीं होते थे, पहली बार ये किया गया था। तो ये 2 लिख लो आप, ये काम का है। और लॉर्ड मैकॉले आपको जीवन भर याद रखना है। क्यों याद रखना है, लॉर्ड मैकॉले काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। आपको जैसे पुलिस के बारे में जब बात आएगी, आप पुलिस में अधिकारी बनेंगे तब भी आपको याद आएंगे, एजुकेशन रिफॉर्म की बात आएगी तब याद आएंगे, हर जगह याद आएंगे लॉर्ड मैकॉले।
क्योंकि इंग्लिश जो शुरू की गई थी इन्होंने शुरू करवाई थी इंग्लिश इंडिया में। जो मैन थे ना उसको कि भाई इंडिया में इंग्लिश होने चाहिए, ये थे लॉर्ड मैकॉले। देखिए इन्होंने अपने फायदे के लिए किया था, सिंपल है। इंडिया को ऊपर फायदा मिल रहा है फिलहाल, हम देखेंगे। देखिए सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है, इंडिया का सॉफ्टवेयर संसार में सबसे ज़्यादा आगे है ना। क्यों? चाइना भी सॉफ्टवेयर बनाता है, क्योंकि इंडिया के पास एक काफ़ी बड़ा एसेट है जो इंग्लिश बोलता है, और वो वर्ल्ड की कनेक्टिंग लैंग्वेज है, और कम्युनिकेट करते हैं लोग उससे। तो ये है, ये अभी फ़ायदा मिल रहा है। उस समय उनकी जो सोच थी वो उनकी अलग थी। ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया और ये किया। इतना लिखना बस। इतना ही काम का है। हो गया। तो यही काम का, जितना मैंने बोला ना ये लिख के आना। बाकी जैसे ये पॉइंट भी है, इनको सब पॉइंट बोला जाता है। सब पॉइंट होता है जब जैसे, क्योंकि आपका पेपर के लिए क्या होता है ना, पेपर में कम समय में ज़्यादा लिखना है, तो जो ये पॉइंट है ना, ये मेन पॉइंट होते हैं। ये तो आपको लिखने हैं, बाकी टाइम बचे और सारी चीज़ें रहे तो बाकी लिखना, नहीं तो इतने में आपका हो जाता है। इंट्रो लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, बीच में ये लिखा जाता है। ये सबसे मेन पॉइंट होते हैं, क्योंकि हमेशा जो नंबर मिलते हैं ना, मेन पॉइंट के नंबर मिलते हैं। मेन पॉइंट सबसे पहले लिखे जाते हैं। बाकी तो फिर ये रहता है कि जो सब पॉइंट होते हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए लिखे जाते हैं। लिखो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं लिखो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। हल्का फुल्का कभी कभी पूछ लिया जाए तभी लिखना होता है, नहीं तो नहीं लिखने होते। यानी जो पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं ना, ये ज़रूरी है आपके, ठीक है, ताकि आपको नंबर जो बताया ना, नंबर तो इसी से मिलेंगे। अभी क्या होता है, 1858 का शुरू होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, 1858 से आपने एक रिवोल्ट सुना है, कब हुआ था बताएंगे? रिवोल्ट, विद्रोह, 1857, नाम सुना है? 1857। ये काफ़ी फेमस है। क्यों फेमस है इंडिया में? क्या किया था उन्होंने? हाँ, क्या किया था? हाँ बिल्कुल, ठीक है। कहाँ पर हुआ था ये? आप बताएंगे? 1-2 लीडर के नाम बताएंगे, इसमें कौन कौन थे? ठीक है, अभी मैंने बताया था, आप बोल सकते थे। लक्ष्मीबाई और बिल्कुल, दिल्ली के बाद लियाकत अली थे, इलाहाबाद। अवध की बेगम थी, कुंवर सिंह थे। नाम सुना है कुंवर सिंह? कौन थे? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर नाम सुना है? बिहार में आरा है, आरा के पास
वहाँ पर जगदीशपुर एक जगह है उसके पास, तो वहाँ के एक जमींदार थे, उसको कभी कोई कहीं नवाब लिखा मिलेगा, कहीं जमींदार मिलेगा लिखा, वो थे कुंवर सिंह। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनके भाई ने भी पार्टिसिपेट किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र थे, अंतिम मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र। वो गज़लों के लिए फेमस हैं, काफ़ी ज़्यादा गज़ल लिखते थे। उसी के समय ये थे झांसी की रानी वगैरह थी, सब ने पार्टिसिपेट। नहीं, महाराणा प्रताप तो बहुत समय पहले मर चुके थे। हाँ, वो तो उन्होंने, महाराणा प्रताप ने तो अकबर, हाँ उन्होंने तो अकबर से युद्ध किया था। हाँ, तो वो पहले के थे। वो हिस्ट्री की क्लास में जब आप पढ़ते हैं ना वो क्रोनोलॉजी, वो तब आपको बस क्लास करते ही याद हो जाती है क्रोनोलॉजी। ये हम पढ़ रहे हैं, जब वो क्रोनोलॉजी ख़त्म हो जाती है उसके बाद की चीज़ें। ये क्या है, जब इंडिया में रिवोल्ट हुआ, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर रिवोल्ट किया। जो ये एरिया है ना, इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिवोल्ट किया। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर भी छोटी छोटी घटनाएं हुई, तो काफ़ी बड़े एरिया में कंपनी के खिलाफ लोग खड़े हो गए। इसके अलावा काफ़ी बड़ी संख्या में लोग खड़े हो गए। तो आप ये बताइए, सरकार बोल रही है आप आर्मी के खिलाफ खड़े हो जाओगे तो क्या होगा। यहाँ पर ये है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन यहाँ पर आया था और उसने इंडिया के ऊपर राज किया था। लोग बोल रहे हैं आप हमारे ऊपर राज मत कीजिए। अगर ये फिर कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं इंडिया वाले, इन्होंने हथियार वगैरह उठा लिए और इनको मारना शुरू कर दिया, आर्मी वालों को। तकरीबन इंडिया की जनसंख्या तो काफ़ी ज़्यादा थी, अंग्रेज तो कम ही थे, ऊपर वाली पोस्ट पर थे, नीचे वाले तो इंडियन ही थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा खासा कंपनी को चिंता हो गई भाई यहाँ पर, क्योंकि कंपनी का राज खत्म हो जाएगा, हो भी जाता। काफ़ी लोगों ने कंपनी का साथ दिया। आप पढ़ेंगे ना, जब इतिहास में पढ़ेंगे, काफ़ी राजा हैं जिन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के लिए सेना भेज दी। जो जमींदार है, जमींदारों ने क्या किया, जैसे यहाँ पर जैसे जमींदार हैं, कुछ जमींदार तो कंपनी के खिलाफ थे, कंपनी के खिलाफ लड़ रहे थे, पर कुछ जमींदारों ने क्या किया, कंपनी के खिलाफ जो लड़ रहे थे उनके अगेंस्ट में काम किया, यानी अपने ही लोगों के अगेंस्ट में काम किया और कंपनी के फेवर में काम किया। क्यों? क्योंकि जो जमींदार थे ना, पहले क्या होता था, जो राजा होता था ना, राजा के पास सारी भूमि होती थी। जमींदार क्या करता था, उस भूमि में से कुछ हिस्सा लेता था टैक्स के रूप में, बाकी क्योंकि ये बोलता था कि भाई मैं लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, एक छोटा सा हिस्सा रख के राजा को वो टैक्स दे देता था। हो गया ना, राजा को टैक्स देता था, छोटा सा हिस्सा रखता था। अगर उसने 100 रुपये का टैक्स कलेक्ट किया किसी ज़मीन से, 1 रुपये अपने पास रखा, बोला भाई मैंने लोग भेजे हैं, सारे काम किए हैं, तो 1 रुपये उसने टैक्स अपने पास रखा, 99 रुपये उसने भेज दिया राजा को। ठीक है, सिस्टम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जमीन लोगों की थी, टैक्स कलेक्ट कर रहा था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो जमींदार है इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया जितनी जमीन से टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसका मालिक मान लिया। जब आप मालिक मान लेते हो, यानी इसके पास अच्छी खासी जमीनें आ गई। जमींदारी सिस्टम यही था, जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम में यही था। तो इन्होंने क्या हुआ, क्या ये चाहेंगे कि अंग्रेज चले जाए? भाई इन्होंने तो इसको मालिक मान रखा है ना, इनको अधिकार दिए गए हैं, आप जमीन क्या है। बाकी जितने लोग हैं, 40 गांव हैं, 50 गांव हैं, 100 गांव हैं, वो सारे के सारे विलेज क्या हैं, इनके नीचे काम करते हैं। तो ये चाह नहीं रहे थे, तो इन्होंने भी क्या किया, काफियों ने ब्रिटिशर का साथ दिया। ऐसे होने से क्या हुआ, जो ये था ना, जो रिवोल्ट था, ये कमजोर पड़ गया। और कमजोर पड़ गया तो इससे क्या हुआ, इससे और भी कई सारे रीजन थे, मैंने हल्का सा कुछ रीजन बताए। तो इससे रिवोल्ट कमजोर पड़ गया, और रिवोल्ट कमजोर पड़ा तो उससे क्या हुआ, कंपनी, झटका तो लगा कंपनी को, पर कंपनी अंग्रेजों का राज बना रहा। ये हुआ, अंग्रेजों का जब राज बना रहा, इंग्लिश का जो ब्रिटिशर है उनकी पावर इंडिया पर बनी रही। ये रहा,
अब ब्रिटिशर को लगा कि क्या होता है, जैसे मान लो अभी दिल्ली का ही केस देखो, दिल्ली में मुख्यमंत्री जी थे कुछ समय पहले, क्या नाम था? अभी कौन है दिल्ली के मुख्यमंत्री? आतिश। क्या करते हो बताया नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी है, आतिशी है। पहले केजरीवाल जी को जेल में चले गए थे, जो भी रीजन रहा उन्होंने अपने पोस्ट छोड़ दी, बोले अब हम किसी को दूसरे को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने आतिशी को बनाया दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री सेम अब क्या हुआ, पार्टियां क्या करती है ना, चेहरा बदल देती है, जहां नाराजगी होती है उसको हटा देती हैं। जैसे आपने कई सारे स्टेट में देखा होगा, कई सारे एमएलए एमपी का भी देखा होगा, इस बार उसको टिकट ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि लोग उसके खिलाफ हो गए। तो ब्रिटिशर ने भी क्या किया, इन्होंने भी यही चाल चले। इन्होंने ये किया, जो कंपनी है ना, जो कंपनी थी, कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। जैसे इंडिया की कोई कंपनी ऐसे ही है, ब्रिटेन की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। बोले कि कंपनी की वजह से सारा दिक्कत हो रही है, लोग कंपनी के ही खिलाफ थे। तो इन्होंने क्या किया, बोले कि कंपनी इंडिया से खत्म, हमने कंपनी बंद कर दी। अब कर लो क्या करोगे भाई, हमने कंपनी बंद कर देते। कंपनी ने दुखी किया है ना, हमने तो नहीं किया है। आपके यहाँ तो कंपनी काम कर रही थी अभी तक, 1857 से पहले तक आपके यहाँ पर, ये 18 में है, 1857 से पहले तक कंपनी काम कर रही थी। 1970 कब से, सॉरी 1776 से लेकर क्या है 1773 से लेकर, ये वैसे तो 1764 से मैन शुरू हुआ था, और इससे भी पहले हम प्लासी के बैटल से शुरू मान सकते हैं, पर नॉर्मली हम ये मान रहे हैं 1764 से लेकर 1857 तक कंपनी काम कर रही थी। जितने भी एक्ट आए थे कंपनी को लेकर आए थे। कंपनी के डायरेक्टर है, उन्हीं में से लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अलग किया गया है। देखिए अभी हम देख रहे हैं इंडिया में सेपरेशन देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का, कहीं ना कहीं हमें उस कानून में दिखाई दे रहा है। पहली बार तभी किया गया था, नहीं तो पहले नहीं था। उससे पहले क्या किया गया था, उससे पहले ये किया गया था कि मोनोपोली बंद कर दी थी। अब देखते हैं इंडिया में इतनी सारी कंपनियां, मोनोपोली किसी की है नहीं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम पहले से देख रहे हैं ये चीज़ें। तो ये क्या किया गया था, अब तक कंपनी थी इसमें इंडिया में, कंपनी को बोले कि कंपनी दुखी कर रही है इंडिया वालों को, कंपनी को हटा देते हैं। कंपनी यहाँ हट गई। जब कंपनी यहाँ से हट गई तो अब क्या हुआ, अब जो इंडिया का जो हेड ऑफ द इंडिया हो गया, कौन हो गया, ब्रिटेन की महारानी हो गई, क्वीन विक्टोरिया। इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पर बनाया गया ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश ताज को। अब ये बोला गया कंपनी हट गई, ये जितना भी एरिया है ये हमारा एरिया है, ब्रिटिशर का, अंग्रेजों का एरिया है। और यहाँ पर क्या है जो मैन है, जो प्रमुख है देश का, जैसे अभी राष्ट्रपति है, हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया क्वीन को, उस समय की महारानी विक्टोरिया को बनाया गया। विक्टोरिया उस समय इंग्लैंड की महारानी थी, उसको बनाया गया क्वीन विक्टोरिया। तो अभी क्या है, अभी इससे ये हुआ। और इंडिया का अब जो क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो तो ब्रिटिश, वो तो कंपनी के समय था, उसका भी तो नाम बदलेंगे ना भाई, दिखाना तो है कि भाई कोई और आया है। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, वायसराय ऑफ इंडिया नाम बदल दिया गया। पहले भी नाम बदला था, इससे पहले कब बदला था नाम, कब चेंज किया था, 1833 में। इससे पहले एक और बार नाम चेंज किया था, कब किया था, 17 बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया था। यहाँ नाम बदल रहे हैं, फिर इसके बाद फिर जब चीजें दिखानी है फिर नाम बदल दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ से इसको चेंज किया गया, वायसराय बना दिया गया। जब तक हम इंडिया को आज़ाद होते देखेंगे 1947 तक
तब तक इसका सेम नाम रहा, गवर्नर जनरल, यही नाम रहता है इसका लास्ट तक। सॉरी, इसका नाम रहता है वायसराय। इंडिया के अंतिम वायसराय कौन थे? यानी अभी क्या हो गया, अभी हम ये देखते हैं, यहाँ से कंपनी का रूल खत्म, ब्रिटिश का रूल डायरेक्ट शुरू, ब्रिटिश का रूल शुरू हो गया। तो यहाँ से हम ये देखते हैं, उसके बाद जो पहला कानून आएगा वो कैसा आएगा आप बताइए? पहला कानून इस तरह का आएगा, भाई उनको चिंता हुई यहाँ तो लोग खिलाफ है, तो जो पहला कानून ऐसा आएगा कि उसको लोगों की खिलाफत को दूर करे उसके, और दूसरा जो जो पावर है इंडिया के ऊपर और अच्छे से उसकी ब्रिटिश की रहे, ये आएगा। तो इस सारे एक्ट में यही चीज़ें देखेंगे आप। देखिए क्या है, पावर ऑफ एक्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज एक्वायर्ड बाय स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कंपनी खत्म कर दी गई, कंपनी के जो डायरेक्टर थे, जो कंपनी के थे, उनकी पावर किसको सौंप दी गई? बिल्कुल यहाँ बैठे हुए। पहले क्या था, कंपनी यहाँ से चल रही थी, इंडिया में ऐसे काम हो रहे थे, इनकी पावर सौंप दी इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और ये किसका हिस्सा बना दिया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। जो ब्रिटिश संसद है ना, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, उसको उसमें एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया, बोला कि ये इसका नाम क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसे आप मंत्री को अपॉइंट करते हैं ना, जैसे आपको एक काम सौंप दिया जाए, भाई देखो हमारा संसार के अलग अलग देशों पर राज है, हम इंडिया में भी राज कर रहे हैं, लगभग पूरे संसार में हमारा राज है, सबसे ज़्यादा जो आय हो रही है, हमारे जो इनकम हो रही है वो इंडिया से हो रही है, तो क्यों ना इंडिया के लिए एक अलग व्यक्ति को अपॉइंट किया जाए। तो आपको जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपॉइंट कर दिया, अपॉइंट करके आपको क्या बनाया गया? आपका एक नाम रखा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मिनिस्टर नहीं रखा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब आपका काम क्या सौंपा गया? भी देखिए हमें तो इतना नहीं टाइम मिल रहा है, आपका काम है इंडिया में अच्छे से चीज़ें चले, ये काम आपका सौंपा गया। अगर कोई जिम्मेदारी है तो आप पार्लियामेंट में डिबेट होगी, आप अगर वहाँ गड़बड़ हो रहा है इंडिया में, ये सौंपा गया। क्या आप अकेले देख लोगे सारे काम को? फिर क्या करेंगे आप? और आप कहाँ पर बैठे हैं? इंडिया में हैं आप? नहीं, आप बैठे हैं 7 समुंदर दूर इंग्लैंड में, इंग्लैंड में बैठे हैं, काम देखना इतनी दूर का इंडिया का। तो आपको क्या किया गया? आपके पास कुछ लोगों को दिया गया, एक काउंसिल बनाई गई, कुछ लोगों को आपको काम में सहायता करने के लिए दिया गया कि ये व्यक्ति इंडिया का ये देखेगा कितना पैसा जा रहा है इंडिया में, कितना पैसा आ रहा है, आर्मी पर कितना खर्च हो रहा है, बाकी चीज़ों पर क्या हो रहा है। ये इस तरह करके एक एडवाइजर काउंसिल बनाए गए। इसमें तकरीबन 15 मेंबर थे, 15 लोग जोड़ दिए गए। अच्छे खासे होते हैं 15 मेंबर। 15 मेंबर, भाई आप यहाँ पार्लियामेंट बैठेंगे, ये आपका कमरा है, यहाँ बैठेंगे, ये आपको चीज़ें सौंप दी गई, आपका काम है इंडिया का देखना, ठीक है। ये बनाया इंग्लैंड में। फिर ये क्या है, अब इंडिया में भी तो कोई कानून चलाएगा ना, इंडिया में भी तो कोई सरकार चलाएगा। इंडिया में जो चलाएगा उसका नाम क्या कर दिया गया है? वायसराय। इसका ये हेड बना दिया इंडिया में, भाई ये देखेगा, ये फ़ोन करेगा, हाँ वायसराय को, हाँ ये है, हाँ इंडिया में ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। अब जितने भी हम आगे जैसे कई सारे कानून लेकर आएंगे, इन दोनों के नाम के मिले जुले रूप से आएंगे। होता है ना, नेताजी अपने नाम से कानून बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ये भी इंडिया में कानून लेकर आते हैं, एक नाम इसका एक नाम इसका, दोनों का मिला जुला होकर अगला कानून आ गया। ऐसे ही करते हैं ये भी। तो इन्होंने 2 काम किए, एक तो इसको वायसराय बनाया, दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया, ये किया। इसको लिख लो। और जो ये पॉलिसी थी ना कि हम इसको एक्वायर करेंगे, एनेक्स करेंगे, छोड़ दी गई। अब नहीं एनेक्स कर रहे थे। एक तो ये लिख लो, एक ये लिख लो। यही 2 पॉइंट लिखने हैं आपको। ये ऊपर वाला है, देखो ये वाला, और ये नीचे वाला है।
नहीं, बीच वाला मत लिखना, मन करे तो लिख लो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो वही बता दिया ना, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया। ये इसको फ़ोन करते हैं, हाँ भाई क्या काम कर रहे हैं, वो इंडिया में बताता है ऐसे काम हो रहा है। ये मैनेज करते थे इसको, इंडिया में ये काम हो रहा था। हो गया। देखिए इसमें और कई सारे प्रोविजन हैं, पर ये पॉलिटी में इतना ही मेन काम का है। बाकी जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री में तो आप वो भी चीज़ें पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री में, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में ना अलग अलग एंगल से हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री में आप हिस्टोरिकल एंगल से भी पढ़ेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे इस कानून को गुड गवर्नेंस एक्ट बोला जाता है। सुशासन, ब्रिटिश कंपनी बुरा कर रही थी, हम इंडिया में गुड गवर्नेंस देंगे, सुशासन देंगे, अच्छा शासन। गुड यानी कि बहुत अच्छा, गवर्नेंस यानी हम सरकार को बहुत अच्छी बनाएंगे, बहुत अच्छी सरकार ये बनाएंगे। तो इसमें क्या किया, इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या था, जैसे जो सेना है, सेना में भी चेंज किया गया था। सेना क्या किया गया, अब ब्रिटिशर की संख्या, उनको देखा अरे इंडियन तो खिलाफ हो जाते हैं, कम ब्रिटिश वाले हैं, सेना में संख्या बढ़ा दी गई। इंडिया में क्या किया, इंडिया की आर्मी में और ज़्यादा डिवाइडेशन कर दिया गया। सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट, अलग राजपूताना रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट बनाई गई ताकि उसमें भी डिवाइड एंड रूल करो। ऐसे करके ना, और जो चीज़ें हैं वो हिस्टोरिकल एंगल वाली हैं, हमारे काम की यही हैं। ठीक है, इसके बाद एक और एक्ट आता है। ये क्या है, छोटा छोटे एक्ट हैं, 2-3 एक्ट आएंगे, छोटे छोटे हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पीटी में फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते, तो हम देख लेंगे। ये आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट। काउंसिल मतलब परिषद। परिषद का काम क्या होता है, काउंसिल का, काउंसिल किसका पार्ट होती है, 3 चीजें पढ़ी थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का पार्ट होती है, लेजिस्लेटिव का पार्ट होती है काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो पावर थी ना, पहले क्या किया था, पावर सारे के सारे किसको दे दी गई थी, बंगाल को। 1833 का एक्ट देखा आपने, जो बंगाल है इसके गवर्नर को सारी पावर दे दी गई, इसकी भी पावर है। यहाँ पर क्या किया, इतने साल बाद, तकरीबन काफ़ी साल बाद इनको याद आया, यहाँ पर 1861 में, 1868 में वापस इनको दी गई। वही पावर इकट्ठी कर दी, अब वापस ले आओ, ये किया, और कुछ नहीं किया बस उसको। क्योंकि इन्होंने ये देखा एक जगह पावर दे दी गई, डिसीजन उल्टे पुल्टे लिए, उल्टे पुल्टे डिसीजन लिए लोगों ने, उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, कंपनी को मुश्किल हो गई, तो वापस पावर दी गई इनको, यहाँ पर मद्रास को और बॉम्बे को। तो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इसमें क्या किया गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर लेजिस्लेटिव काउंसिल शुरू किया गया। बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा। देखिए बंगाल में जो पहली जिसको आप बोलते हैं ना स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य में जो सरकार होती है, जैसे दिल्ली की है, दिल्ली की भी एक छोटी सी है ना लेजिस्लेटिव, दिल्ली की विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ बंगाल
बंगाल, जो बांग्लादेश और इंडिया में है ये बंगाल। दूसरी पंजाब, जो अभी पंजाब है, इंडिया का पंजाब भी है इसमें, याद रखना। उस समय इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं थे, इंडिया का पंजाब भी है और पाकिस्तान वाला भी पंजाब है, यहाँ पर था बंगाल, यहाँ पर। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यहाँ पर, जिसको सिंध बलूचिस्तान बोला जाता है, सुना है नाम? बलूचिस्तान वगैरह काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, ये है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इन 3 जगह बोला कि ठीक है आपके लिए अलग से हम प्रोविज़न करते, अलग से किया, बस यही किया था इसमें। आप लिख लो, इसमें इतना ही है, आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं। ये लिखना चाहें तो लिख लेना, ये कोई इसको एक्सप्लेन करने का था नहीं, क्योंकि एक मेंबर को और अपॉइंट किया गया, जो कि गवर्नमेंट पहले क्या करते थे, सरकार भाई अपने लोगों को अपॉइंट कर देती थी। अभी क्या होगा भाई, गैर सरकार यानी सरकार का हिस्सा नहीं होगा, नॉन गवर्नमेंट मेंबर है। मन करे लिख लो, काम का है नहीं, काम के यही 2 हैं आपके। पीटी के फैक्ट में पूछा जाएगा तो इन दोनों में से ही कोई पूछ लिया जाएगा। हो गया? अगला है फिर एक और एक्ट आता है, ये छुटका सा है, 1892 का एक्ट है। इसमें क्या हुआ है, इसमें ये था, देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट है, याद रखिएगा। जो बजट था ना, अभी तक क्या होता है, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ बात ही नहीं होती थी अब तक। अब तक इसके ऊपर बात ही नहीं होती थी, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। इसमें क्या किया गया, इसमें पहली बार बजट क्या होता है बताएंगे? सुना है बजट गड़बड़ा गया। क्या होता है बजट? घर में सुना है ना, पूरे महीने का बजट गड़बड़ा गया। क्या होता है बजट? हाँ, और देश का बजट क्या होता है? कितने पैसे देश में आ रहे हैं, कितना टैक्स से हो रहा है बाकी जगह से, और कितना खर्च हो रहा है, यही बजट होता है। तो देश का जो बजट था उसमें सरकार कितने हेल्थ पर खर्च कर रही है, भाई लोगों की हेल्थ पर, इंडिया के लिए काम कर रही है, तो कितने आर्मी पर खर्च कर रही है, कितने लोग, अधिकतर अंग्रेज ऑफिसर ऊपर वाली पोस्ट पर थे, कितना उनकी सैलरी में जा रहा है, कितने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, पहले इसका कोई हिसाब किताब नहीं था। यहाँ पर पहली बार ये बात हुई कि बजट है उसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये है ना, पावर टू रिफ्लेक्ट बजट एंड कुड पुट इंक्वायर टू एग्जीक्यूटिव, यानी कि पुट इंक्वायरी, यानी कि उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं कहाँ पर पैसे खर्च हुए, ये पहली बार यहाँ पर किया गया। इससे पहले देखो किया नहीं था, कंपनी तो कोई मतलब ही नहीं था कंपनी को। तो अब जब आई सरकार जब ब्रिटेन की पावर आई, ब्रिटेन के पास सीधे इनडायरेक्टली पावर थी, अब सीधे के सीधे पूरे ब्रिटेन के पास आ गई। अब क्या है, पहले में तो
हल्के से रिफॉर्म किए गए। अगले में ये किया गया बजट के ऊपर। इसके अलावा क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज इनिशिएटेड। रिप्रेजेंटेशन यानी लोग क्या करेंगे, पहले नहीं था कि आप नेता चुन रहे हैं। देखिए अब आप ये सारी चीजें देख रहे हैं ना, फिलहाल भी बजट के ऊपर डिबेट होती है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन होते हैं, ये यहाँ पर पहली बार देखते हैं। अब क्या हो रहा है, आप अपना एमएलए चुनते हैं, अपना एमपी चुनते हैं, ये पहली बार यहाँ पर हम देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन यानी 1 लाख लोगों ने बोला कि ये व्यक्ति हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये जाकर हमारी बात रखेगा, क्योंकि हम सब नहीं जा सकते। ये रिप्रेजेंटेशन की यहाँ से शुरुआत हुई। आप इसको देख लो, इन दोनों को लिख लो आप। और ऑब्वियसली ये दोनों काम करेंगे तो साइज तो इंक्रीज हो गई, ज़्यादा लोग चाहिएंगे। इसमें इतना लिख लो, लिखो तो ये पूरा हो जाएगा। लिख लिया। अब देखो मैंने ये बोला था कि एक तो मैन है जो वहाँ ब्रिटेन में बैठा है, एक इंडिया में बैठा है, तो अब नाम से उनसे शुरुआत हो गई। अगले का नाम क्या है, 1919 का जो एक्ट है उसका नाम क्या है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। नाम ही उसके नाम पर हो गया ना, जैसे नेताजी भी चाहते हैं उनका नाम इतिहास में दर्ज हो, तो ऐसे ये हिस्ट्री में दर्ज करने के लिए इन्होंने अपना शुरू किया, मार्ले मिंटो। तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो सबसे मेन क्या था ना, इसमें सबसे मेन था सेपरेशन, सबसे मेन यही था। इन्होंने क्या किया, सेपरेशन क्या किया इन्होंने ये किया, कम्युनलिज्म का नाम सुना है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। नहीं, एक अंग्रेज था, सचिव था, सेक्रेटरी था, एक इंडिया का वायसराय था। दोनों ने जो अगला कानून आया, जैसे हम 1913 का देखते हैं, 33 का देखते हैं, 53 का, उनका कोई नाम नहीं है। ये ब्रिटेन में बैठा है, पार्लियामेंट में बैठा है, सेक्रेटरी है। नेताजी कैसे होते हैं, अपना नाम चमकाने के चक्कर में रहते हैं, यही तो है। तो इन्होंने क्या किया, एक भारत का वायसराय, दोनों ने मिलकर बोला चलिए अपना नाम ही रख देते हैं एक्ट पर। वैसे तो इंडिया का रिफॉर्म एक्ट है, पर सामान्य रूप से इनको माना जाता है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, उनके नाम से ही माना जाता है इनको। एक्ट पर नहीं लिखा है इनका नाम, पर हम बोलते हैं ना मोदी जी ने काम किया, ये उस सरकार ने किया, सेम ऐसे इनके नाम के आधार पर इनको रिफॉर्म माना जाता है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। यानी कि हम अब क्या आ गए हैं, 20वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं। 20वीं सेंचुरी में हमने
एंट्री कर ली है। इससे पहले का हमने 19th सेंचुरी का देखा सारी चीज़ें। देखिए 19th सेंचुरी क्या होती है, 801 से लेकर 1900 तक ये रहेगी आपकी 19th सेंचुरी। 1901 से लेकर 2000 तक ये रहेगी आपकी 20th सेंचुरी। और अब कौन सी है 2001 से लेकर 3000 तक रहेगी आपकी 21st सेंचुरी। ऐसे होता है, यानी जो सदी शुरू होती है। तो ये क्या है, ये 19वीं सदी हम बीत चुकी है, 19th सेंचुरी। कई बार क्वेश्चन आता है मेंस में, याद रखिएगा 19th सेंचुरी, जैसे 19th सेंचुरी की बात करें 1901 की बात नहीं करा, पिछले की, यानी जो शुरू हो रहा है 1801 के बाद की चीज़ें वो है। वो हमने पुरानी सदी बीत गई है, नई सदी आई है, ठीक है। तो ये जो इसके बाद की जो है, यहाँ पर क्या किया, कम्युनल सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम उन्होंने, हाँ यही चालाकी किया ना। 2 मिनट पहले मैंने एक बात बोला था, 1857 में 1857 में एक रिवोल्ट हुआ कंपनी के खिलाफ, अच्छा खासा। बच कैसे गई, क्योंकि कई सारे जमींदारों ने, राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। पर उन्होंने एक चीज़ देखा, मैंने कुछ नाम भी लिए थे साथ में, आपने नोट किया, मैंने नाम लिया दिल्ली के बहादुर शाह जफर, दिल्ली के मुगल बादशाह, इलाहाबाद का जैसे बच्ची ने नाम लिया, मैंने बताया लियाकत अली, अवध की बेगम, मुस्लिम हो गए ना। मैंने साथ में नाम लिया कुंवर सिंह, बिहार से वीर कुंवर सिंह, तो वो क्या है, हिंदू। इसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हिंदू। इसके अलावा तात्या टोपे, हिंदू, जैसे बच्चे ने नाम लिया। हिंदू मुस्लिमों ने इकट्ठा लड़ाई लड़ी, लड़ी तो ज़्यादा तेज उनकी इंटेंसिव लड़ाई थी। अब वो चाहते ही नहीं थे कि ये इकट्ठा रहे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि जो मुस्लिम एरिया हैं, जो एरिया है मैक्सिमम, जहाँ पर ज़्यादातर उन्होंने माना, जैसे एक फॉर्मूला उन्होंने कोशिश किया, फॉर्मूला तो कुछ बनाया नहीं, जैसे ये है, जैसे ये एरिया है, ये छोटा सा मैं मानता हूँ, इसमें ना ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया जहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या मुस्लिम क्या हो सकता है 51% हो सकता है, पर 49% तो दूसरे हैं, यानी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। पर सामान्य रूप से उन्होंने क्या माना, जो ये एरिया है ना, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ेंगे, सिर्फ मुस्लिम लड़ेंगे। और नेताजी जब इलेक्शन लड़ेंगे तो वो कैसे मुद्दे, उनको पता है कि मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ेंगे, तो मुस्लिम इलेक्शन लड़ेंगे तो वो कैसे, वो चाहेंगे ज़्यादातर वोट उनको मिले, तो वोट उनको मिले तो वो किसके नाम पर वोट करवाएंगे, वो बोलेंगे धर्म के नाम पर, ज़्यादातर धर्म के, वो बोलेंगे हम मुस्लिम धर्म में ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। एजुकेशन के मुद्दे ही गायब हो जाएंगे, रिफॉर्म के मुद्दे गायब हो जाएंगे, अंग्रेज इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वो इशू ही गायब हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जब सेपरेट हो गए, सेपरेट सिस्टम शुरू कर दिया, भाई यहाँ पर मुस्लिम ही लड़ेंगे। पहले क्या था, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लड़ सकते थे, इशू सब के थे। अब एक पर्टिकुलर वर्ग ही लड़ सकता है, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी लड़ सकती है। तो इससे क्या हो गया, इससे सेपरेट हो गए, हमारा धर्म अच्छा है, उनका धर्म बुरा है, हमारा धर्म ऊपर है, उनका धर्म नीचे, ऐसी चीज़ें शुरू होने लग गई। और इससे क्या देखेंगे, कम्युनल वायलेंस देखेंगे। और जिसका सबसे ज़्यादा खतरनाक रूप हमने कब देखा, 1947 के आसपास, 1947 में नहीं, इसके आसपास, जहाँ पर पाकिस्तान और इसी से पश्चिम बंगाल से दूर हुआ बांग्लादेश, ये दो चीज़ें इंडिया से सेपरेट हो गई। इंडिया बोला हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हमारे, क्योंकि फ्रीडम फाइटर मौलाना आज़ाद भी रहे हैं, कांग्रेस के मेंबर थे मौलाना आज़ाद, तो ये इंडिया ने बोला हम तो सेकुलर रहेंगे। ये बोले, जिन्ना नाम सुना है ना, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना साहब बोलते हैं नहीं, हमें तो अलग देश चाहिए मुस्लिमों के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ से लड़के जाते हैं यहाँ से, ये कहाँ बैठेंगे, ये बैठेंगे सेंट्रल असेंबली में। जो आपने बनाई हैं, जो सेंट्रल असेंबली जिसको कि पार्लियामेंट बोला जाता है,
पार्लियामेंट में यही तो लोग जाकर बैठेंगे अलग अलग जगह से, इनकी ग्रुपिंग होगी, ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे, ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे। वो चाहेंगे बार बार जीत के आए, बार बार जीत कर आए, तो वो क्या करेंगे, दूसरे को आपस में लड़ाई होगी, इससे लड़ाई होगी तो लास्ट में जाकर देश दो हिस्सों में बट जाएगा, ये अलग हो जाएगा हिस्सा और ये इकट्ठा रहेगा भारत, जो आज हम मैप देख रहे हैं। अगर ये नहीं होता, इस तरह का एक्ट नहीं लाया जाता, तो क्या होता, आज हो सकता है पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा होता। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो दो हिस्से अलग हुए इंडिया से, एक तो पूर्व का हिस्सा अलग हुआ, एक पश्चिम का हिस्सा अलग हुआ, ईस्ट ये हुआ, वेस्ट पाकिस्तान ये बोला जाता था। समय बीतता गया, देखा कि धर्म तो खाने को नहीं देता है, धर्म तो एक रिलीजन तो एक टाइम तक ही ठीक है ना। 1971 में एक और मूवमेंट हुआ, ये बोले कि भाई ये जो वेस्ट पाकिस्तान है ना, ये हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, हमारे पास हमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है वेस्ट पाकिस्तान, और क्या हो रहा है, हम इनसे सेपरेट हो जाते हैं। पावर ये रख रहे हैं, यहाँ का जो लोग थे वो जीत गए, होना चाहिए था यहाँ के लोगों के पास ज़्यादा सीटें आ गई थी। ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों में जिस पार्टी को यहाँ ज़्यादा सीटें थी उसको मैन, जैसे मोदी जी बने हैं पूरे पाकिस्तान के, वही मैन लीडर होने चाहिए थे, पर उन्होंने माना ही नहीं, बोले हम तो इसको मानेंगे ही नहीं। यहाँ के जो नेता थे, यहाँ वालों नेताओं ने बोला, तो ये बोले कि ठीक है आप नहीं मानेंगे, हम अलग देश बना देते हैं। अलग देश बन गया, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हो गया। वेस्ट पाकिस्तान जिसको हम पाकिस्तान देखते हैं, ईस्ट पाकिस्तान क्या है, उसका नाम क्या नया पड़ा, बांग्लादेश, ये पड़ गया बांग्लादेश नाम 1971 में। इंडिया ऐसे के ऐसा रहा, जैसा हम आज़ादी के समय देख कर गए थे, कुछ उससे बड़ा ही है, छोटा नहीं हुआ। जैसे हम देखेंगे सिक्किम नहीं था यहाँ पर उस समय, नाम सुना है सिक्किम, बाद में ऐड हुआ है सिक्किम, आगे हम पढ़ेंगे कब ऐड हुआ था, इंडिया आज़ाद होने के बाद ऐड हुआ बाद में। यहाँ पर क्या था, गोवा है, नाम सुना है, गोवा में पुर्तगाली थे, मैंने नाम बोला था ना, एक पुर्तगाली एक व्यक्ति आए थे इंडिया में 1498 में, क्या नाम था, वास्को डी गामा, सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए थे। इंडिया में पुर्तगीज बोला जाता है, पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में गए थे। ये उस समय जब देश आज़ाद हुआ तब भी पुर्तगाल के कब्जे में था, बाद में दमकू कर छीन छान लिया, तो ये किया था। तो इंडिया ने क्या किया, उन्होंने आराम से बोला भाई हमारा हिस्सा है तो हमें देकर जाओ ना, हमारी ज़मीन पर क्यों बैठे हैं। तो इंडिया अपने एरिया में बड़ा है, देखा जाए पाकिस्तान अपने एरिया में आज़ाद होने के बाद क्या है, घटा है, क्योंकि ये हिस्सा उससे अलग हो गया। और यही उनकी नीयत चलती रही, पता लगा यहाँ से बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा। क्या पता है किसको आने वाले समय में अगर आप नहीं ढंग से काम करेंगे तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि अब की वहाँ की आर्मी भी ऐसे उल्टे पुल्टे डिसीजन करती रहती है। संसार की जो सबसे ज़्यादा पैसे वाली आर्मी है वो है पाकिस्तान की। बताइए एक व्यक्ति की कितनी सैलरी हो सकती है, भाई आप आर्मी में जनरल है, कितनी सैलरी होगी, क्या आपके पास 10,000 करोड़ रुपए होंगे, 10,000 करोड़ रुपए हैं तो कैसे हैं, काफ़ी अमीर है, 1 करोड़ भी सैलरी नहीं होती है। तो ये है, इन्होंने क्या किया, ये यानी कि पहला इन्होंने यहाँ पर पहला जो सीड डाला वो यहाँ पर डाला 1909 में इंडिया में, ताकि लोग इंडिया में हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश के खिलाफ इकट्ठे न रहे, सेपरेट हो जाए, आपस में लड़ना शुरू कर दें। हुआ भी यही, हुआ भी। इसका जो मैंने लास्ट तक का कंक्लूजन आपको बता दिया कि ये वहाँ पर सीट डाला, आज देखो सेपरेट हो रहा है। तो ये क्या है, इसमें ये मैन है, ये लिख लो पॉइंट, ये और इसमें ये दोनों भी लिख लो। जो लॉ मेंबर है ना, ये बनाए गए सत्येंद्र नाथ सिन्हा विधि सदस्य। हमने बोला था ना इनको वोटिंग राइट दिया गया है, इससे पहले हमने बोला था कि एक लॉ मेंबर बनाए गए 33 में, फिर इनको वोटिंग राइट दिया गया। अभी पहली बार, पहले से जैसे लॉर्ड मैकॉले वगैरह थे, पहली बार इंडिया के बने थे
सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ये बीपीएससी में ये कई बार पूछा गया है। ये है आपके बिहार से है ये, ठीक है, आप इसको कर लो। ये वैसे कई जगह और स्टेट ने भी पूछा है, ये अलग अलग स्टेट ने पूछा हुआ, तो ये आपके बने थे। इंडियन मेंबर थे, इससे पहले अंग्रेजों को ही बोला जाता था, आप इसके मेंबर बने। इससे ना डायरेक्ट इलेक्शन की भी शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखिए। जो आज देखते हैं ना नेताओं का, इससे पहले जैसे आप एमएलए एमपी चुनते हैं ना, एमपी चुनते हैं, ऐसे ही इसमें इलेक्शन की शुरुआत हुई थी डायरेक्ट, कि भाई यहाँ पर पहले तो क्या होता था, सरकार अपॉइंट कर रही थी। अभी क्या हो रहा है, अभी डायरेक्ट इलेक्शन, पहले राजा महाराजाओं में से बन जाते थे, अब लोग चुनेंगे ऐसे। इसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट, ये इसका नाम था, ये याद रख लेना, 1909। इसका फेमस नाम है, पीसीएस में पूछा जाता है ज़्यादातर, इसका नाम पूछ लेते हैं, क्या था इंडियन काउंसिल एक्ट का, मोर्लेमेंटो। वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। हाँ ये लिख लो, डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुए थे। दिस एक्ट रिजल्टेड इन इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, यानी सीधे इलेक्शन शुरू हो गए। जैसे आप एमएलए एमपी को देखते हैं ना, इनके इलेक्शन ये पहली बार हुआ था, इससे पहले ऐसा था ही नहीं। हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद एक और एक्ट है, ये है 1919 का, अगले का भी नाम ऐसे ही कर दिया।
नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आगे नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। सुधार कर रहे हैं इंडिया में, जितना सुधार हो सकता है कीजिए, ये सुधार कर रहे हैं इंडिया में। कि क्या है, इस समय तक कांग्रेस अच्छी खासी पावरफुल हो चुके थे, कांग्रेस अच्छा खासा वहाँ प्रेशर डाल रही थी ब्रिटिशर के ऊपर। तो ये यहाँ है। और याद रखिए इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार है ना, वो भी ख़त्म होने का था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का एंड हो गया था यहाँ पर। तो आप ये देखेंगे ना, तो ये तब आया था क्योंकि इंडिया वालों ने अच्छा खासा फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी पार्टिसिपेट किया था। भाई ये तो कुछ ऐसा है ना, लड़ाई तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का पता है आपको, वर्ल्ड वार का पता है? वर्ल्ड वार क्या होता है? विश्व युद्ध क्या होता है? घर में युद्ध देखा है? ठीक है, घर में युद्ध देखा है कभी होते? बहनों का दो होता हो, तो भाइयों का होता हो, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। वो जब घर से बाहर निकल के कई सारे लोगों के बीच में हो जाता है गांव के, तो गांव का हो गया। जब गांव के बजाय आपस के कई गांव का हो जाता है तो वो तहसील का, उसके बाद कई सारे लोग 2-3 तहसील में हो गया तो वो डिस्ट्रिक्ट, या जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में हो गया तो नेशन का। ऐसे कई सारे नेशन, कई सारे कंट्री किसी वार में पार्टिसिपेट करते हैं, वो हो गया वर्ल्ड वार। यानी कई सारे कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वार आज तक वर्ल्ड में कितने हुए संसार में? कौन सा? एक तो था फर्स्ट वर्ल्ड वार, एक था सेकंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार जो ये था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ये इस समय के आसपास खत्म हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कई सारे देशों का। और क्या इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करना था? नहीं। जो ये वर्ल्ड वार था ये यूरोप में हो रहा था, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर आप अफ्रीका देखेंगे, यहाँ पर ये देख, यहाँ पर है ना, ये इन देशों का था, यहाँ पर चल रहा था ये, यानी इन देशों का झगड़ा था। यहाँ पर ये देश थे, इनके अलग अलग कॉलोनी थी, वहाँ झगड़ा था। अब इन देशों को ये लगा कि भाई हमारे सैनिक मर रहे हैं, इंग्लैंड को लगा उनके सैनिक मर रहे हैं, तो उनको ये लगा हमारे क्यों मारे, इंडिया से पकड़ के लाओ, इंडिया से पकड़ के लाओ। अब इंडिया वाले, भाई क्या आप अपने घर में से या अपने अड़ोस पड़ोस में से किसी को ऐसे मरने के लिए, भाई लड़ाई आपकी है, आप करो ना। पर यहाँ से क्या किया गया वर्ल्ड वार में, इंडिया, क्योंकि यहाँ आपका तो अधिकार है ही नहीं बोलने का, यहाँ तो क्योंकि ये एक उसकी कॉलोनी थी ना, कॉलोनी होता है उसके ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का राज है, दूसरे व्यक्ति की अथॉरिटी है। अंग्रेजों ने डिसीजन लिया इंडिया के सैनिक यहाँ जाएंगे, ऐसे करके काफ़ी चीज़ें किया। तो इंडिया के सैनिक गए, ये हुआ वो हुआ, इंडिया के लोगों में एग्रेशन भी था काफ़ी, कई सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई सैनिक जाएंगे, इंडिया वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की मदद करेगा, तो ब्रिटिशर क्या करेंगे, इंडिया में ज़्यादा रिफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर फिर वो एक एक्ट लेकर आए, सोचा कि कुछ तो लेकर आए, तो फिर ये एक्ट आया 1919 का, ये है। इसमें हम सारी चीज़ें लगभग वहीं देखेंगे। इसमें क्या किया गया, इसमें रिफॉर्म करने की कोशिश की गई। इसमें है द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल इशू आज स्प्लिट, ये बोला गया जो, क्योंकि हमने 2-3 प्रोविंशियल देखा था ना, अभी देखा था कि भाई प्रोविंशियल यहाँ देखा था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर देखा था। इसके अलावा हमने देखा था पंजाब में भी देखा था एक भाई प्रांतीय सभा बनाते, हमने बंगाल में भी देखा था। तो इन्होंने क्या किया, जो सेपरेट कर दिया प्रोविंशियल इशू इनको और सेंट्रल जो पूरे देश के इशू हैं। जैसे अभी है ना देश में, भाई राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, पूरे देश की एक सरकार है, जो कि जैसे अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है, पूरे देश की एक सरकार है और स्टेट की अलग है। ये पहली बार यहाँ से इन्होंने सेपरेट कर दिया, ये किया। और इसके अलावा क्या किया, जैसे पहली बार क्या होता था 20 ईयर के बाद वो फिर से देखेंगे, उसका टाइम बढ़ा दिया गया था। यहाँ पर ये बोला, लिख दिया गया कि 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर यानी 10 साल बाद हम ये देखेंगे कि ये जो हमने सुधार किए हैं ठीक से लागू हुए हैं या नहीं है। पहले डाल दिया इसमें टाइम 10 साल का।
इसमें क्या किया, डूल गवर्नमेंट बनाई गई। डूल गवर्नमेंट यानी द्वैत शासन। जो स्टेट है ना, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में क्या है, जैसे क्या है दिल्ली में भी स्टेट डूल गवर्नमेंट है। डूल गवर्नमेंट ऐसी होती है, कुछ चीज़ों पर क्या होता है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, वो आपके बैठेंगे पार्लियामेंट में या फिर आपके स्टेट लेजिस्लेटिव में, वो आपके लिए कानून बनाएंगे। कायदे से तो ये होता है भाई, आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए कानून बनाएं, यही होता है, वो कानून बनाएंगे। ये कानून बनाएंगे कि यहाँ पर ज़्यादा आंगनवाड़ी खुलनी चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा बसें फ्री में चलनी चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, जो भी XYZ यहाँ सड़कें बननी चाहिए, वो कानून बनाएंगे आपके रिप्रेजेंटेटिव मिलके। यहाँ पर क्या हुआ, बोला कि कुछ चीज़ें तो जो इस तरह की जो जिम्मेदारी वाली है, उन पर कानून बनाएंगे जो लोग चुन के आते हैं। बाकी चीज़ें हैं जैसे आर्मी के हैं, पैसा कितना खर्च करना है, इस पर कानून कौन बनाएगा, गवर्नर बनाएगा कानून, गवर्नर। और पैसे की जब बात आएगी, यहाँ पर ये बोलेंगे कि कानून बनाना है ज़्यादा रोड बने, ये बोलेगा कि भाई मेरे पास है, ये तो जो गवर्नर के पास है फाइनेंस है डिपार्टमेंट उसका है, उसके ऊपर कानून बनाने का, वो कानून बनाता है कि इसको ज़्यादा पैसे दिए ही नहीं जाए, वो कहाँ से रोड बना लेगा। ये बोलता है एग्रीकल्चर में इरिगेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो ताकि हर एक खेत तक पानी पहुंच जाए। एग्रीकल्चर वाला मिनिस्टर बनाता है, पर ये बोलता है भाई नहीं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कानून इसने बनाया तो ये यहाँ पर ऐसे होगा। सेम आर्मी, ये कानून बनाते हैं, आर्मी, इंडिया की आर्मी बाहर नहीं जाएगी, इंडिया के लोग इंडिया में ही रहेंगे। ये बोलता है नहीं, आर्मी के लेकर आपको कानून बनाना नहीं है। ये क्या हो गया, ड्यूल गवर्नमेंट हो गया। दिल्ली में कुछ ना कुछ इसी तरह है। जैसे जो पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस है, वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है, वो दिल्ली का जो है, दिल्ली के जो ये हैं आपके उपराज्यपाल हैं, उनके अंडर में आती हैं। यानी दिल्ली में भी सेम है। ये क्या किया गया, जो कि आप देखेंगे यूपी में ऐसा नहीं है, MP में ऐसा नहीं है, बिहार में ऐसा नहीं है, यहाँ पर है। ये क्या किया गया, ड्यूल गवर्नमेंट है, ये किया गया। इसके अलावा क्या किया गया, जो है ट्रांसफर ऑफ लिस्ट इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड लोकल सुपरविजन। यानी ट्रांसफर यानी कि चीजें कौन सी दी गई, मंत्रियों को, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको जिम्मेदारी वाली, आपने अपने लोग चुने हैं, आपको जिम्मेदारी वाली चीजें दे दी गई। यहाँ पर जो जिम्मेदारी की चीजें दी गई इंडिया वालों को, जो वैसी चीजें हैं वो रखी अपने पास। द रिजर्व लिस्ट कंटेन फॉरेन अफेयर, किस देश से क्या संबंध बनाना है, संचार कैसा होगा, डिफेंस कैसा होगा, ये अपने पास रखी। ठीक है, यानी दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, रिजर्व और नॉन रिजर्व में। इसमें क्या है, जो इंडिया के मेंबर थे, पिछले बार हमने 1 देखा, अब क्या कर दिए गए, 3 कर दिए गए। इसके अलावा इसने क्या किया, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इसने फाउंडेशन का काम किया, जो आप देखते हैं ना UPSC, ये बना बाद में था, ये है। कुछ पूछना है इसमें, पूछना है आपको, लिखना है, लिख लो। इसमें क्या लिखना है आपको, नहीं बना नहीं था, इस जैसे बताया ना, उसमें भी पहले कंपटीशन सिस्टम ओपन का किया था, बना बाद में था। जैसे स्लेवरी का उसमें अर्ज किया था, बना बाद में था, बना बाद में यहाँ लिखा हुआ है कि भाई इसमें बनाया जाए, कानून में है, बनती चीज़ें काफ़ी बाद में है, कानून में आता है। यहाँ पर क्या है, बाइकैमरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 10 ईयर का प्रोविजन, ये लिख लेना। ड्यूल गवर्नमेंट का लिख लेना, ट्रांसफर लिस्ट का लिख लेना, रिजर्व लिस्ट का लिख लेना, 3 मेंबर का लिख लेना, ये कर देना, ये करना, ये कर देना, लिख लेना। ये लगभग सारा ही लिखना होगा। कुछ इसमें पूछना है तो बताइए, मैं बताता हूँ कुछ और।